वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 32 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी या सिंपली आइडिया ऑफ एफिशिएंसी के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक एल्गोरिथम किस तरीके से आपका ज़्यादा एक इफेक्टिव होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो हम कुछ बेसिक्स टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एल्गोरिथम किस तरीके से बेटर होती है उनके लिए जो भी टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम होती क्या है। देखिए एल्गोरिथम सिंपल है, कोई भी स्टेप बाय स्टेप आपका कोई वेल डिफाइंड अगर प्रोसीजर होता है जिसको अगर फॉलो करके एक डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिलेगा तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज होता है, कंप्यूटेशनल वर्ल्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप कोई भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमको मिलेगा। तो सिंपल सा है, एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड प्रोसीजर टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम या मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। तो उसको हम एक एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए एल्गोरिथम सिंपली जब लिखी जाती है तो वो नॉर्मल टर्म्स में लिखी जाती है, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको करने के जो अलग अलग तरीके हैं तो उनको हम अलग अलग एल्गोरिथम्स भी कह सकते हैं। अब देखिए परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन, जो इसकी परफॉर्मेंस है कि एक एल्गोरिथम आपकी कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफिशियंट है, वो हम यहाँ पे वो डिपेंड होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से। जिसमें हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो मेन है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है मेनली जो टाइम हमारा है, तो यहाँ पे पहला है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू रन, जो इंटरनल फैक्टर है। दूसरा स्पेस या मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीट होने में टाइम हमारा कितना ज़्यादा लगता है, और दूसरा स्पेस या मेमोरी हमारी कितनी ज़्यादा लगती है। तो यही हम हमारा इस पूरा जो चैप्टर है यहीं पे हमने डिस्कस करना है। ये हमारे जो वहाँ पे मेन टॉपिक्स हैं, इसमें भी मेन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या टाइम हम डिस्कस करेंगे कि टाइम हमारा कितना लगता है। इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपका साइज़ ऑफ इनपुट क्या है, यानी कि आप इनपुट कितना दे रहे हैं उससे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर की आपकी स्पीड कितनी है, क्वालिटी की कितनी कैसी है, यानी कि किस कंडीशन में वो है। अब देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये काफ़ी हद तक यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। जैसे आपका साइज़ कितना है वो डिपेंड करता है यूज़र पे, स्पीड कैसी है वो हम मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी या कंडीशन हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमको मेन क्या मैनेज करना होता है, हमको मेन करना होता है कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिर भी आप यहाँ पे स्पेस जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। स्पेस तो आजकल हम बढ़ा सकते हैं लेकिन जो टाइम है वो लिमिटेड है। तो इसकी वजह से इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म से बना हुआ है, एक आपका कंप्यूटेशन है, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कंप्यूटेशन सिंपली क्या होता है, कंप्यूटर की मदद से किसी चीज़ को सॉल्व करना। हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने पढ़ी थी। इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड एल्गोरिथम टू बी यूज्ड, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो, और दूसरा उसके लिए एल्गोरिथम कौन सी यूज होगी वो। तो वही हमारा कंप्यूटेशन का पार्ट है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट रिफर्स टू मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि एक एल्गोरिथम कितना इफिशियंट है वो हमारा यहाँ पे पता लगता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए। यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जब हम जानेंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारी एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस क्या होती है कि सिंपली हमने कोई काम किया और हमको एक डिजायर्ड आउटपुट हमको मिल रहा है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है और सबसे बेस्ट तरीके से या सबसे कम टाइम में वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो उसको हम इफिशिएंसी कह देते हैं। जबकि इफेक्टिवनेस क्या हो गया, सिंपली हमारा काम वहाँ पे पूरा होगा। अब देखिए इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस मीन्स एन एल्गोरिथम कैरीज आउट इट्स इंटेंडेड वर्क करेक्ट, यानी कि जो उससे बोला गया है या जो वो काम कर रही है उससे रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मींस एन एल्गोरिथम शुड बी करेक्ट विद बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो और कम से कम टाइम में हो। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल इस तरीके का पैटर्न मुझे प्रिंट करना है प्रोग्रामिंग में, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल का पैटर्न प्रिंट करना है। तो अगर मैं इसको इफेक्टिवनेस के तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से, मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगर 15 यहाँ पे ब्लॉक्स चाहिए तो मैंने 15 टाइम प्रिंट लिखा, उससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लूप की मदद से करता हूँ तो वहाँ पे लाइन ऑफ कोड मेरा कम लगेगा एंड सिंपली वो ज़्यादा इफिशियंट भी है, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों से सेम मिलेगा लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम कम लगेगा और लाइन ऑफ कोड भी हमारा कम लगने वाला है। देन आपका आता है एस्टिमेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। अब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके लिए एक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिग ओ नोटेशन। अब देखिए
बिग ओ नोटेशन सिंपली इसको अगर सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो सिंपली एक लैंग्वेज है जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग नोटेशंस या सिंबल्स या ग्राफ्स यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हम बिग ओ नोटेशन को डिफाइन करते हैं या सिंपली बिग ओ नोटेशन की मदद से हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हेल्प करता है किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए, अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए। और अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए, इट डिटरमाइंस द एल्गोरिथम ग्रोथ रेट। ये एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट डिफाइन करता है। तो ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट आपका होता है, इट डिटरमाइंस एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस व्हेन इनपुट साइज ग्रोथ, यानी कि जब इनपुट का साइज बढ़ेगा तब भी आपकी जो एल्गोरिथम है वो कितनी इफिशियंट है वो हमारा ग्रोथ रेट डिफाइन करता है। तो देखिए बिग ओ नोटेशन सिंपल सा है, आपने एक बड़ा सा ओ बना के उसके अंदर एन लिखना है, जहां पे एन सिंपली क्या है? नंबर ऑफ इनपुट है या साइज ऑफ इनपुट है। तो यहाँ पे देखिए इसी की कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी होती है। तो अभी हम देखेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज की। अगर आपका लूप है या नेस्टेड लूप है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से हमारी ग्रो करती है, तो अभी हम देखेंगे। अभी सिंपली मैंने यहाँ पे कंपेरिजन किया है आपका बिग ओ एन स्क्वायर एंड ओ 2 की पावर एन में। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा यहाँ पे टाइम किस में लगने वाला है। अब देखिए ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एन यानी कि इनपुट पे, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर एंड 2n। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 यहाँ पे इनपुट हैं तो एन स्क्वायर में तो सिंपली 25 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर n में 32 हो जाएगा। देन आपका अगर हम यहाँ पे इनपुट 10 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर में केवल आपका यहाँ पे 100 है, लेकिन यहाँ पे 1024 यहाँ पे हो जाता है। इनपुट साइज अगर हम डबल कर देते हैं देन यहाँ पे 400 है, यहाँ पे काफी बड़ा नंबर आ रहा है। देन अगर इसको हम 40 कर देते हैं और अगर हम डबल करेंगे तो यहाँ पे केवल 1600 है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है 10 की पावर 12 हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही ज्यादा रहती है, यानी कि एन स्क्वायर से हमेशा ही आपका 2 की पावर n या किसी भी नंबर की पावर n हमेशा ही बड़ा होता है। तो इससे ही कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये भी हम देखेंगे। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। बेसिक हमारी टर्म्स है, काफी बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे देखते हैं, आपका कॉम्प्लेक्सिटीज को निकाल सकते हैं, जिसकी मदद से अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं मोस्ट डोमिनेंट टर्म की मदद से। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, वहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं, हम मोस्ट डोमिनेंट टर्म को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4a² प्लस 3a प्लस 5 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे a स्क्वायर मोस्ट डोमिनेंट टर्म है, तो इसी को हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निकालने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए लूप्स की अगर बात करें तो रनिंग टाइम ऑफ अ लूप एट मोस्ट जो होगा, मैक्सिमम जो होगा, इज इक्वल टू स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप, यानी कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं उसी से हमारा यहाँ पे डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली अगर हम केवल प्रिंट हेलो लेते तो इसमें कॉन्स्टेंट आपका टाइम था, लेकिन यहाँ पे लूप जो है n टाइम्स चल रहा है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टाइम इनटू n यानी कि cn। और अगर इसको हम बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में दिखाएं तो on हम यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो सिंपल सा है। ऐसे ही अगर हमारा नेस्टेड लूप हो तो रनिंग टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ ऑल द लूप, यानी कि सबका हमने प्रोडक्ट निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर x इन रेंज n एंड फॉर y इन रेंज, इसके नेस्टेड में ये है, यानी कि नेस्टेड लूप है, ये भी n तक चल रहा है, एंड इसके अंदर सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कांस्टेंट टाइम में हेलो को। तो यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे टोटल टाइम होगा कितना होगा, c इंटू n, क्योंकि नेस्टेड है तो सिंपली हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो टोटल यहाँ पे cn स्क्वायर बनता है, एंड कांस्टेंट टाइम को हम हमेशा ही हटाते हैं, तो सिंपली हमारा केवल बिग ओ नोटेशन n स्क्वायर यहाँ पे बनता है, यानी कि n की पावर 2। तो इसी तरीके से आपने एग्जाम में भी निकालना है। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट, लगातार अगर स्टेटमेंट्स हैं तो यहाँ पे सिंपली हम एड अप कर देते हैं। टू फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी वी ऐड ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज, सभी कॉम्प्लेक्सिटी को हम एड अप करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपका इसका तो कांस्टेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, देन आपका एक लूप है, तो हमने यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट 1 cn एंड n टाइम्स ये चल रहा है, तो सिंपली n यहाँ पे लिख देते हैं। देन आपका देखिए नेस्टेड लूप है, y के अंदर k भी है, तो n इंटू n और साथ में कांस्टेंट टाइम यानी कि c2 इंटू n इंटू n, टोटल हो जाएगा c2n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। तो यहाँ पे मोस्ट डोमिनेंट टर्म हमारी n स्क्वायर है, तो इसी को हम लेते हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई।
देन फाइनली अगर आपका इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट होता है तो इसमें देखिए कंडीशन अगर ट्रू होती है तब तो एक ही स्टेटमेंट चलेगा, ये तो बेस्ट केस हमारा हो गया क्योंकि एक ही बार यहाँ पे चलेगा, बिगो नोटेशन में केवल 1 आपका आएगा। लेकिन एल्स पार्ट में अगर लूप होता है तो लूप में आपको ऑलरेडी पता है, लूप अगर सिंगल है तो उसमें केवल एन यहाँ पे आता है। तो आई होप बेसिक आपको समझ में आया होगा, केवल बेसिक सा ये है, अभी क्वेश्चन आपको और समझ में आएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमको कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकालनी होती हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपली कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकालनी है। इसके अलावा अगर बेसिक थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन आता है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन है या एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, तो बेसिक्स हैं वो आप डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे एफिशिएंसी या कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग एफिशिएंसीज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है उससे बड़ी कौन सी है, इस तरीके से हमको निकालना है। तो देखिए 2 की पावर n एंड आपका 1000 है एंड n 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1000 जो है ये सबसे कम है क्योंकि कांस्टेंट है, तो सबसे छोटा हमारा यही यहाँ पे होगा। देन सिंपली हमारा यहाँ पे देखिए 2 की पावर n है एंड n की पावर सिंपली 3 है। तो यहाँ पे देखिए पावर जो है कांस्टेंट में है, तो ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे होगा। एंड देन फाइनली हमारा 2 की पावर n, क्योंकि n यहाँ पे पावर में है तो सिंपली 2 हमारा कांस्टेंट है एंड n ही केवल यहाँ पे आपका डोमिनेंट है, तो ये आपका हाईएस्ट यहाँ पे होता है। तो ये इसका सिंपली ऑर्डर हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सिंपल सा है। कैलकुलेट द रन टाइम एफिशिएंसी। अब देखिए इसमें सिंपल सा है, एक आपका लूप है वाइल एंड इसके अंदर एक और लूप है एंड देन उसके अंदर भी एक और लूप है। तो सिंपल सा है, जब भी हमारा यहाँ पे लूप्स होते हैं नेस्टेड फॉर्म में होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो मिलेगा सिंपली n इंटू एन या सिंपली इसको हम बोल देते हैं n क्यूब, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बिगो नोटेशन के फॉर्म में इस तरीके से। तो सिंपल सा इस तरीके से आप निकालेंगे। इसके अलावा व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, अब हमेशा वर्स्ट ही हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर x इन रेंज n, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लेते हैं, ये कांस्टेंट टाइम पे यहाँ पे चलेगा, तो चलिए इसको c1 हम ले लेते हैं और इसको c2 हम ले लेते हैं। आप सिंपली अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप मेमोराइज भी सिंपल कर सकते हैं, नेस्टेड के लिए क्या है या सिंपल लूप के लिए क्या है। जैसे सिंपल लूप के लिए n है एंड नेस्टेड होता है, लूप के अंदर लूप है तो n स्क्वायर है, और ज़्यादा नेस्टेड है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सिंपली c1 एंड इनटू ये n टाइम्स चल रहा है तो n, एंड दूसरा ये एक के साथ एक है यानी कि नेस्टेड में नहीं है तो ऐड अप हो जाएगा। तो c2 इंटू कितने टाइम्स है m, तो सिंपली c1n प्लस c2m एंड देन n प्लस m हमारा यहाँ पे है। तो अगर इसको बिगो नोटेशन के फॉर्म में हम दिखाएंगे तो इस तरीके से हमारा आ जाता है। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आपको अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकालनी आती हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 32। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मेन हमारा सिलेबस के अंदर है कि लीनियर सर्च में किस तरीके से हमारा बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस होता है। वीडियो नंबर 33।